रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 6। काशवी भाग रही थी। पोर्ट से निकलने के बाद उसने एक टैक्सी रॉन की और उसमें बैठ गई और के मन में कह रही थी, आदित्य जी ने ऐसा क्यों किया? क्यों वो मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे? जो भी है इसका जवाब तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। कुछ देर बाद टैक्सी गायत्री मैंशन के बाहर रुकती है। काशवी ने ड्राइवर को पैसे दिए और घर के अंदर आ गई। हॉल में रॉकेट खड़ा था। रॉकेट ने जैसे ही काशवी को देखा तो पूछा, मैम आप कहाँ थी? आशी मैम काफी देर से आपको ढूंढ रही है। काशवी ने पूछा, रॉकेट भैया क्या आदित्य जी घर पर हैं? तो रॉकेट ने कहा, सर घर पर तो नहीं है लेकिन आने वाले होंगे। ठीक है, इतना कहकर काशवी ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब आदित्य घर वापस आता है और कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी ब्लैक कॉफी टेबल पर रखी हुई है। रात में पहनने वाले कपड़े भी बेड में रखे हुए हैं। ये सब देखकर आदित्य अपनी आईब्रो नीचे करके बोला, ये शब किसने किया? वो तो चली गई है। तो फिर ये शब क्या राजू ने किया होगा। वो बाथरूम में गया, वहां पर भी बाथटब में गर्म पानी था। उसने फिर बड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं ये सब पक्का राजू ने किया है। आदित्य जब रूम के बाहर आया तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। काशवी खाने की प्लेट हाथों में लिए खड़ी थी। उसने फिर बड़बड़ाकर कहा, शराब के ना नशे में मुझे कुछ भी दिख रहा है। इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया। होती है तब भी, नहीं होती है तब भी। उसके इतना कहते ही उसके कानों में आवाज पड़ी, ये आपका वहम नहीं है। आदित्य जी मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और ये कौन सी बात है? कितनी देर हो गई आपको आए हुए और आपने अभी तक नहाया भी नहीं? ये क्या हालत बना के रखी है आपने अपनी? काशवी ने खाना टेबल पर रखा और उसके पास गई। काशवी को आदित्य के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। उसने आदित्य से कहा, आपने शराब पी है? तो आदित्य ने कहा, हाँ पी है। मैं कुछ भी खाऊं? मैं कुछ भी पियो तो तुमसे क्या मतलब? और तुम हो कौन जो बिल्कुल काशवी की तरह दिखती हो? काशवी ने आदित्य से कहा, आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, जाइए पहले नहा लीजिए। मुझे तो आज गर्म पानी की नहीं ठंडे पानी से नहाने की जरूरत है। इतना कहकर आदित्य बाथरूम में गया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। काफी देर तक शावर के नीचे खड़े होने के बाद आदित्य ने कहा, ठंडे पानी से नहाया है, अब शायद वो मुझे नहीं दिखेगी। वो बाहर आया लेकिन फिर भी उसे काशवी खड़ी हुई दिखी। उसने अपने मन में कहा, वह तो जिद्दी थी ही, उसका वहम तो उससे भी ज्यादा जिद्दी है, जा ही नहीं रही है। इतना कहकर वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ा और उसमें से उसने अपने रात में पहनने वाले कपड़े निकाले और फिर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कपड़े चेंज करके बाहर आया तब वो अपनी आंखों की कनखियों से कमरे को इधर उधर देख रहा था। फिर भी काशी उससे सोफे पर बैठी हुई मिली। वो तेज कदमों से उसके पास बढ़ा और लड़खड़ाते हुई आवाज में कहा, तुम जाकर क्यों नहीं रही हो यहां से? तो काशवी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, पहले आप खाना तो खा लीजिए। काशवी ने एक निवाला तोड़ा और उसके मुंह के आगे किया। आदित्य एक बार निवाला देखता और एक बार काशवी को। उसने मुंह खोला और निवाला खा लिया। वो मन में सोच रहा था, वो क्या खाना भी खिला सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? काशवी उसको खाना खिलाने लगी। आदित्य सामने की ओर देख रहा था और बार बार अपनी कनखियों से काशवी की ओर देख रहा था। काशवी उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रही थी। खाना खाने के बाद आदित्य अपनी मिनी काउंटर के पास गया। उसने शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा तो काशवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आपकी शराब नहीं पेंगे, वैसे भी अपने बहुत ज्यादा पी ली है। आदित्य ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? पहले तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, और जब मैं तुम्हें यहाँ से भेज दिया था फिर भी पता नहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरा वहम हो, तुम सच में नहीं हो और हो भी नहीं सकती। तो काशवी ने उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर कहा, आदित्य जी देखिए, मेरी तरफ महसूस कीजिए, मुझे आपको लग रहा है कि मैं आपका वहम हूँ। बोलिए, आप क्यों चाहते थे कि मैं आपसे दूर चली जाऊं? आप ही तो चाहते थे ना कि मैं यहाँ पर रुकूं, हमेशा आपके साथ, आपकी पत्नी बनकर। तो क्यों चाहते थे आप कि मैं चली जाऊं? तो आदित्य ने कहा, क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी। मैंने सुबह देखा था तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के साथ। 1 महीने हो गए हमारी शादी को। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम मुझसे प्यार करने लगोगी जैसे तुम उस ऋषभ को करती थी। पर तुमने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे लिए चुना होता तो क्या तुम मुझे अपनाती, लेकिन फिर भी तुमने मना कर दिया। तुम्हें तो मुझ में सिर्फ बुराई ही नजर आती है। मैं हूँ बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया। क्योंकि मैं समझ गया कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, तुम्हें तो सिर्फ अपने उस मंगेतर से प्यार है। तभी तो हर बार मौका मिलते ही उसके पास चली जाती हो।
काशवी ने पूछा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर चली जाऊं तो क्यों लाए अपने करीब, क्यों कि मुझसे शादी बदला लेने के लिए न? तो आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बदला लेने के लिए बदला डॉट 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 तुमसे शादी करना सिर्फ बादला नहीं था, मुझे तुम चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है काशवी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था। मुझे पता था कि जिंदगी मुझे कुछ भी नहीं आसानी से नहीं देगी, मैं आसानी से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम मानी नहीं, तो मुझे जबरदस्ती वाला तरीका अपनाना पड़ा। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई चीज सीधी तरीके से नहीं होती, हमें हर चीज छीननी पड़ती है। इसलिए मैंने तुम्हें भी छीन लिया उस ऋषभ से, लेकिन जब भी मैं तुम्हें उसके पास देखता हूँ तो तुम मुझे एहसास करा देती हो कि तुम मेरे साथ सिर्फ जबरदस्ती के रिश्ते में बंधी हो। तो बस आजाद कर दिया तुम्हें। जाओ तुम मुझसे दूर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम भी नहीं चाहिए मुझे। जाओ, आजाद किया मैंने तुम्हें, जियो अपनी जिंदगी जैसे भी जीनी है। कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। बहुत परेशान किया ना मैंने तुम्हें, बहुत तकलीफ दी है। कोई अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। आदित्य दूसरा गिलास पीने वाला था कि काशवी ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। आदित्य गुस्से से चेयर से उठा और काशवी के पास आया। उसने काशवी का एक हाथ मोड़कर इसकी कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा और कहा, क्यों कर रही है तुम ये सब? तो कासमी ने कहा, क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप प्यार करते हैं मुझसे, तो क्यों मुझे खुद से दूर जाने दे रहे हैं? आप क्या कभी खुश रह पाएंगे मुझसे दूर होकर? बोलिए, मुझे दूर करके आप मुझे खुशी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। और जब आप तकलीफ में हो तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? आदित्य काशवी को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसने काशवी की कमर से अपने हाथ हटाए और उसके सर के पीछे रख दिया। आदित्य उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसे किस करने लगा। वो उसे बहुत ही वाइल्डली किस कर रहा था। आज का काशवी को भी आदित्य को छूना अजीब नहीं लग रहा था। ना ही खराब। काशवी ने अपने दोनों हाथ आदित्य के चेस्ट में रख दिए। आदित्य उसे बहुत ही इंटेक्स तरीके से किस कर रहा था। काशवी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो आदित्य उससे दूर हुआ और उसकी ओर देखने लगा। काशवी की नजरें अभी नीचे झुकी हुई थी। आदित्य ने आगे बढ़कर काशवी के माथे को किस किया। काशवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने फिर उसकी बंद आंखों पर किस किया। काशवी ने अपनी आंखें खोलकर उसकी की तरफ देखा तो आदित्य उसे ही गौर से देख रहा था। काशवी जाकर आदित्य के सीने से जा लगी। आदित्य ने भी अपने दोनों हाथ काशवी के पीठ में रख दिए और धीरे से उसकी ड्रेस की जीप खोल दी। तो काशवी ने कहा, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने काशवी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे कदमों से जाकर उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। काशवी ने उसको देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आदित्य झुका और उसने काशवी के कानों पर किस किया। उसके कान पर किस करते हुए वो उसके गले पर किस कर रहा था। वो उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, जिस वजह से काशवी के गले में निशान भी बन गए थे। काशवी की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। काशवी ने फिर से कहा, आदित्य जी प्लीज रुक जाइए। आदित्य ने काशवी के गाल पर हाथ रखकर अपनी तरफ किया और एक बार फिर उसे किस करने लगा। काशवी ने अपने दोनों हाथ आदित्य के पीठ पर रखे। आदित्य की किस जैसे जैसे इंटेंस हो रही थी। काशवी के नाखून उसकी पीठ पर गड़ते ही जा रहे थे। आदित्य ने उसकी ड्रेस को थोड़ा और नीचे किया और उसके कंधों पर किस करने लगा। आदित्य ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वह दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से डूब चुके थे और एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। सुबह का वक्त काशवी की आंख खुली। उसने खुद को आदित्य की बाहों में पाया। काशवी का सर इस वक्त आदित्य के कंधे के ऊपर था और उसका एक हाथ आदित्य के चेस्ट के ऊपर था। उसने आदित्य को बहुत गौर से देखा और जब खुद उठना चाहा तो उसकी कमर के ऊपर आदित्य का हाथ था, जिस वजह से काशवी उठ नहीं पाए। वो आदित्य का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी कि तभी आदित्य की आंख खुल गई तो उसने काशवी का चेहरा अपने बेहद करीब पाया। वो काशवी को कुछ देर तक एकटक ही देखता रहा। काशवी भी उसे ही देख रही थी कि तभी आदित्य को होश आता है और उसको समझ में आता है कि उसका हाथ काशवी के कमर पर रखा हुआ है और दूसरा उसके गले के पीछे। उसने झट से अपने हाथ हटाए और उठकर बैठ गया। तभी उसे रात की सारी बातें याद आने लगी। काशवी उठकर बैठ गई और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर किया। आदित्य ने बिना उसे देखे हुए कहा, तुम बाथरूम में जाकर चेंज कर लो। जी। काशवी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य अपने मन में सोच रहा था, ये तो चली गई थी ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये वापस क्यों आई और कल रात हमारे बीच ये सब कैसे हुआ? मैंने उससे जबरदस्ती शादी की थी तो मैंने उससे इतनी तकलीफ पहुंचाई थी तो कल मैंने तो कि तभी आदित्य को याद आता है कि काशवी उसने मना कर रही थी।
आदित्य ने कहा वो मुझसे मना कर रही थी। फिर भी मैं नहीं रुका। मैं इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मैंने उसके साथ जबरदस्ती शादी की और कल उसके साथ जबरदस्ती वो सब किया। इतना सोचकर ही आदित्य को गुस्सा आने लगता है कि तभी काशवी बाथरूम से बाहर आती है। आदित्य उसकी ओर देखता है। काशवी अपनी कनखियों से आदित्य की ओर देखती है और आगे बढ़ जाती है कि तभी आदित्य से पीछे से आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर काशवी की धड़कनें तेज हो जाती है। आदित्य अपनी जगह से उठा और काशवी के पास जाता है। काशवी मन में सोच रही थी, क्या आदित्य जी कल रात के बारे में बात करना चाहते मुझसे? आदित्य काशवी से कुछ कहता कि उससे पहले काशवी ने आदित्य से कहा, आदित्य जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे नीचे भी जाना है, वैसे भी काफी लेट हो गई है। इतना कहकर काशवी तेज कदमों से कमरे से निकल गई। आदित्य मन में सोच रहा था, अब वो तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती तो मेरी बात क्या सुनेगी? एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वो तो मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत कर रही होगी। काशवी अपने ने कमरे में आती है और कबर्ड के पास जाती है। वो बार बार कल रात के बारे में सोच रही थी। काशवी ने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो नहा कर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी, काशवी के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। काशवी ने अपनी मांग में सिंदूर भरा। जब उसने अपनी गले की तरफ ध्यान दिया तो उसका मंगलसूत्र नहीं था। तभी उसका ध्यान अपने गले के निशान पर गया, जिसे देखकर एक बार फिर से उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी और काशवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई। काशवी ने अपने हाथ में चूड़ियां पहनी और माथे में बिंदी लगाई। आदित्य जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने बेड पर काशवी का टूटा हुआ मंगलसूत्र देखा और एक बार फिर से आदित्य को काशवी की रात में कही गई ना याद आए। ये सोचकर ही आदित्य ने अपनी मुठ्ठियां बंधी और गुस्से से दीवार पर एक मुक्का मारा। काशवी आदित्य के कमरे में आती है। उसने आदित्य को बेड के पास खड़े हुए देखा, लेकिन वो आगे बढ़ गई और अपना मंगलसूत्र ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि उसका मंगलसूत्र टूटा हुआ है। उसने बेड से अपना मंगलसूत्र उठाया और उसकी मोतियों को एक एक कर इकट्ठा करने लगी। आदित्य काशवी कुछ वक्त बहुत ही गौर से देख रहा था। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। काशवी वहां से जाने लगी कि तभी आदित्य ने उसे आवाज लगाई और काशवी अपनी जगह पर रुक गई। आदित्य उसके पास जाता है। आदित्य काशवी के पीछे खड़ा था और काशवी आगे की तरफ अपने हाथ से दूसरे हाथ की मुट्ठी को पकड़े खड़ी थी। हमारे बीच कल जो भी हुआ, मैं जानता हूं कि तुम उसके लिए मुझसे नाराज हो, नाराज ही नहीं नफरत करती हो। अब तो मुझसे पहले से भी बहुत ज्यादा नफरत करती होगी, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि कल मुझे क्या हुआ। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की, लेकिन मैंने कभी सपने में भी वो सब तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की सोचा भी नहीं था। लेकिन कल तो तुम यहां से चली गई थी ना, तो फिर मुझे पता है कि तुम क्यों आई। यही सोच करना कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। इस गलती की मैं तुमसे शायद माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। काशवी ने जैसे ही सुना तो मानक उसका दिल हजार टुकड़ों में बिखर गया हो। उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखा। काशवी की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जो आदित्य भी देख सकता था। आई एम रियली सॉरी काशवी। काशवी ने कहा, सॉरी? आपने कल रात के लिए मुझसे सॉरी कहा? आपको पता भी आदित्य जी आप क्या कह रहे हैं? आपने आज तक जो भी कहा जो भी किया वह सब मैं सुनती गई सहती गई, लेकिन आज आपने जो किया है ना, आपने मेरी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई है। सर्वेंट आदित्य के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। आदित्य को सर्वेंट बताता है, सर वो नीचे पुलिस वाले आए हैं और काशवी के माता पिता और उनके साथ एक लड़का और आया है। तो काशवी और आदित्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य ने कहा, ठीक है तुम चलो हम आते हैं। आदित्य काशवी नीचे आते हैं तो हॉल में एक एसीपी और उनके साथ 4 कांस्टेबल थे। काशवी के माँ पापा और ऋषभ भी खड़ा था। पुष्पेंद्र, आशी, रॉकेट और रेहान वो सब भी हॉल में मौजूद थे। काशवी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो बार बार आदित्य की कही बातों को सोच रही थी। काशवी जैसे नीचे आई तो काशवी की माँ दौड़कर काशवी के पास गई और उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम ठीक तो हो ना काशवी? हमें सारा सच पता चल गया बेटा, कि इंसान एक गुंडा है और ना जाने कितने आज तक ने गलत काम किए हैं। काशवी के पापा आगे आकर कहते हैं, हाँ बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं और तुम इस वक्त रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? जरूर इसने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। बताओ इसने तुम्हारे साथ क्या किया है?
उनकी बात सुनकर आदित्य काशवी की ओर देखने लगा। काशवी भी एक नजर आदित्य की ओर देखती है तो वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। ऋषभ आगे आता है और काशवी से कहता है, हाँ काशवी बताओ, इस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम रो रही हो? आज पुलिस वाले भी हैं हमारे साथ, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम तुम्हें इसके चंगुल से छुड़ाकर ही ले जाएंगे। कि तभी आदित्य ऋषभ की ओर घूर कर देखता है। कैलाश जी ने कहा, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। काशवी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया और अपनी बेटी का हाथ इस आदमी के हाथों में दिया। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम चलो बेटा यहाँ से। काशवी की माँ ने कहा, हाँ बेटा चल यहाँ से। तो पुष्पेंद्र जी कहते हैं, आप काशवी को ऐसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हैं। वो सिर्फ अब आपकी बेटी नहीं, इस घर की बहू भी है। तो कैलाश जी ने कहा, गलती थी मेरी जो मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाई। आपके बेटे ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। मैंने अपनी बेटी के साथ इतना गलत किया जो किसी दुश्मन के साथ भी कोई ना करे। वो आपकी बहू इसीलिए थी कि थी मैंने अपनी बेटी की शादी यहाँ कराई थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। काशवी बिल्कुल शांत खड़ी थी कि तभी ऋषभ ने कहा, काशवी कुछ बोलो तुम, हम पुलिस वालों के साथ हैं। मैंने देखा था कल ये इंसान तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहा था, किस तरीके से तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां से लेकर गया था। अरे इंसान, इसकी तो फितरत यही है, मारपीट और कत्ल करना की। तभी आशी ने कहा, अपनी जबान संभाल कर बात करो ऋषभ, तुम जिस घर में खड़े हो ना उसी इंसान का घर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, इसीलिए सोच समझकर बोलो। और रेहान ने कहा, तुम जैसे दो कौड़ी का आदमी मेरे भाई के बारे में बताएगा, तुम्हारी औकात ही क्या है? रेहान ने कैलाश जी से कहा, आपको अपनी बेटी को लेकर जाना है तो लेकर जाए, वैसे भी जब से यहाँ पर आए हैं फालतू में ही सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। कभी भैया को इसकी वजह से गोली लग जाती है और इसकी हर बात पर टांग अढ़ाने की आदत वो तो कभी नहीं जाने वाली। तो इससे अच्छा यही है कि यहाँ से चली जाए। ऋषभ ने काशवी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उस दिन, लेकिन मैं सुबोतों के बहकावे में आ गया। इस इंसान ने वो सब इतनी सफाई से किया कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। मैं तुम्हें आज यहाँ से छुड़ाकर ही जाऊंगा और जाने के बाद हम शादी करेंगे और जैसी लाइफ में मेरे साथ सोची थी ना वैसे ही लाइफ जिएंगे। आदित्य को ऋषभ की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुठियां बांध ली लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। काशवी अभी भी आदित्य की ओर ही देख रही थी। आदित्य मन में सोच रहा था, तो क्या यहाँ से चली जाएगी और वो ऋषभ के साथ चली जाएगी, उसके साथ रहेगी? क्या सच में वह यहाँ से जाने के बाद उससे शादी कर लेगी? इंस्पेक्टर ने काशवी से कहा, काशवी जी बोलिए, क्या आदित्य प्रताप सिंह ने आपसे शादी डरा धमकाकर की थी? क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था? ऋषभ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच बताओ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ इस इंसान ने किया। इंस्पेक्टर ने आदित्य से पूछा, आप बताइए मिस्टर सिंह, क्या आपने काशवी जी के साथ गलत किया? क्या आपने उनके माँ पापा के सामने उनको गलत ठहरा के गलत तरीके से शादी की? बोलिए काशवी जी। कैलाश जी ने काशवी से कहा, बेटा चलो, अब से तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल रही, चल यहाँ से। काशवी की माँ ने भी कहा, हाँ बेटा चल यहाँ से। कैलाश जी ने काशवी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। काशवी उनके साथ आगे बढ़ी। उसने पलटकर आदित्य की ओर देखा जो सर झुकाकर नजरें उठाकर काशवी की ओर ही देख रहा था। आशी और पुष्पेंद्र जी भी काशवी को जाते हुए देख रहे थे। कैलाश जी काशवी को लेकर जा रहे थे तो काशवी भी उनके साथ आगे बढ़ गई थी। लेकिन तभी कैलाश जी को समझ में आया कि काशवी आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो काशवी का हाथ आदित्य ने पकड़ा हुआ था। आदित्य का सर नीचे की तरफ था। उसने नजरें उठाकर कैलाश जी की तरफ देखा और कहा, बस आपकी हद यही तक थी। इसके आगे अगर आप तीनों में से किसी ने भी अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप हूं तो आपने मेरी चुप्पी का गलत ही मतलब समझ लिया और सोचा कि मैं कुछ कहूंगा नहीं और आप काशवी को यहां से लेकर चले जाएंगे। आदित्य ने काशवी को अपनी तरफ खींचा। काशवी आदित्य के सीने से जा लगी। आदित्य उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, नाराज हो मैं जानता हूं, गुस्सा हो तो गुस्सा उतार लो, लेकिन मुझसे दूर जाने की हिम्मत भी मत करना। आदित्य ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अगर अगले 1 मिनट के बाद तुम मुझे यहाँ नजर आए ना तो डिपार्टमेंट में 1 घंटे बाद तुम नजर नहीं आओगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से दफा हो लो, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि अभी तुम किसके घर पर खड़े हो और यहाँ पर आने के लिए भी मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सिंह हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने आए हैं।
काशवी जी के माँ पापा ने आपके खिलाफ FIR की है। तो अदित्या ने कहा FIR की है तो क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस FIR का तुमको क्या करना है। मुझे मेरे रूप में आने पर मजबूर मत करो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे ना। इंस्पेक्टर ने कहा मिस्टर सिंह, अगर एक बार काशवी जी ने कह दिया कि आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है तो हम यहाँ से शांति से चले जाएंगे। अदित्या ने कहा अगर इसने कहा कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया तो भी तुम मेरा क्या कुछ बिगाड़ लोगे। तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारी इतनी औकात है? बोलो। तुम जानते हो कि गवाह अगर मेरे अगेंस्ट भी हुआ तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो बेहतर होगा अपना और मेरा दोनों का समय ना बर्बाद करो और जाओ यहाँ से। रेहान ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इंस्पेक्टर भाई ने क्या कहा, जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर अपना सर झुकाकर वहां से जाने लगे कि तभी ऋषभ ने इंस्पेक्टर को रोकते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका काम है आम नागरिकों की रक्षा करना, लेकिन आप तो खुद ही इस अदित्य प्रताप सिंह से डर गए तो हमारी रक्षा कहां से करेंगे? तो इंस्पेक्टर ने कहा मैंने एक नहीं कई बार काशवी जी से पूछा कि मिस्टर सिंह ने उनके साथ गलत तरीके से शादी की है या नहीं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजा आपके सामने है, तो मैं किस बिना पर कोई एक्शन लूं? और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप तीनों खामखाही इनसे उलझ रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं आप तीनों को। ऋषभ काशवी के पास आता है। काशवी को अभी भी अदित्य उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करके खड़ा हुआ था। ऋषभ ने काशवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करना चाहा कि तभी अदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और घुमाते हुए कहा तमीज में रहो ऋषभ, मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरी बीवी को हाथ लगाओगे और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इतना कहकर अदित्य ने ऋषभ को आगे की तरफ धक्का दिया जिससे कि वो जमीन पर गिर गया। कैलाश जी ने ऋषभ को जाकर उठाया और कहा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अदित्य, कानून को तुमने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, लेकिन कब तक ये सब चलेगा? मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। कैलाश जी ने काशवी से कहा काशवी चलो यहाँ से। काशवी अदित्य की तरफ देख रही थी और अदित्य सामने की तरफ। ऋषभ ने कहा काशवी बोल दो, इस इंसान ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, उसके बाद पुलिस इसे यहाँ से लेकर जाएगी और ये इंसान जेल के अंदर होगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। तो काशवी ने कहा बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली। इतनी देर से आप सबकी बकवास, इतनी देर से जिसके मन में जो भी आ रहा है वो बोले चले जा रहा है, कभी माँ कभी पापा और कभी ऋषभ जी। आप सब मेरे लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, पर मैंने तो अभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। अदित्य काशवी को एक नजर देखता है। काशवी अदित्य से अलग हुई और कैलाश जी के पास गई। पापा आप ये कह रहे हैं कि अदित्य जी ने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझसे गलत तरीके से शादी की, उन्होंने आपको सबूत दिखाया जिसके बहकावे में आप सबने मुझे गलत समझ लिया। एक बात बताइए, आपकी बेटी में थी ना? अदित्य जी से तो आपका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपना फैसला मुझे सुना दिया। आपने मेरी शादी अदित्य जी से करवा दी। अगर बुरा इन्होंने मेरे साथ किया है ना, तो उससे कहीं ज्यादा बुरा आपने मेरे साथ किया है। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास तोड़कर। मैं तो यही सोचती थी ना कि आप हमेशा मुझ पर भरोसा करेंगे, पर नहीं पापा, जब भरोसा करने की बारी आई तो आपने एक अनजान इंसान पर भरोसा किया। काशवी ऋषभ के पास गई और उसने कहा ऋषभ जी, आपको लगता है मैं आपके साथ आऊंगी? यहाँ से आने के बाद आपसे शादी करूंगी, सपने में भी मत सोचिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अदित्य जी की पत्नी हूँ और उनके अलावा अब मैं किसी की नहीं होने वाली। काशवी के शब्द सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से उसे देखते हैं। जहां पुष्पेंद्र जी, रॉकेट और आशी के चेहरे पर खुशी थी, वही रेहान और अदित्य के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। काशवी ने आगे कहा आपने मुझे शादी के एक दिन पहले ही छोड़ दिया था। मेरी एक बात आपने सुनी? जब आपका शादी से पहले ये हाल था तो शादी के बाद तो पता नहीं आप क्या करते। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई। आपसे शादी करने से कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपसे शादी ना होना ही मेरे लिए अच्छा था, वरना मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ती जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं। जो बिक गया था, सही कह रही हूं ना मैं। रेहान को बचाने की कीमत अदित्य जी ने आपको उनकी कंपनी में जॉब दी थी, जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, है ना? और आप अदित्य जी को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, अदित्य जी कैसे भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और वही उन्होंने मेरे साथ भी किया। शादी से लेकर आज तक उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा और मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल भी रखा। वो आपकी तरह किसी के बहकावे में नहीं आते। वो अपने रिश्ते पर भरोसा करते हैं, ना कि उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। आशी को काशवी की बात सुनकर खुशी हो रही थी कि काशवी उसके भाई के बारे में वह सब कह रही थी, और वो मन में कह रही थी बात तो सही कही, काशवी भाई इन सब के लिए अनजान थे।
लेकिन काशवी तो नहीं, मैं इतने दिन से भाई से नाराज थी, लेकिन जितने गलत भाई थे उतने गलत तो ये सब भी थे। आदित्य काशवी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। ऋषभ जी, आज आप किस हक से मुझे यहाँ से लेकर जाने आए हैं? आपका जो भी हक था वो तभी खत्म हो गया था जब मेरी आदित्य जी से शादी हुई थी। फिर वो किसी भी तरीके से क्यों ना हुई हो, लेकिन सच यही है कि आदित्य जी मेरे पति हैं और अब आप मेरे कोई भी नहीं है। तो ऋषभ ने कहा, काशवी तुम ये क्या बोल रही हो? काशवी, हमारी शादी होने वाली थी, हमारी मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, जो कि आपने ही तोड़ी थी, भूल गए क्या? और अभी जो आपके सामने खड़ी है ना, वो आपकी मंगेतर नहीं है, वो मैसेज काशवी आदित्य प्रताप सिंह है, आदित्य प्रताप सिंह की पत्नी। काशवी की बात सुनकर आदित्य एकटक उसे ही देख रहा था। काशवी ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ आदित्य जी ने कुछ भी गलत नहीं किया और आपको यहाँ आकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप खामखा ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आदित्य अभी भी काशवी की बहुत गौर से देख रहा था, उसके कहे एक एक शब्द आदित्य के दिल में खुशी और उलझन दोनों ही पैदा कर रहे थे। ऋषभ काशवी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, काशवी तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा इस आदमी ने दिमाग खराब कर दिया है, मुझे पता है तुम ये सब डर की वजह से कह रही हो। तभी ऋषभ की नजर काशवी के गले के निशान पर गई। वो कुछ देर तक उस निशान को देखता रहा और फिर उसने काशवी की तरफ देखा और उसने काशवी से कहा, काशवी ये सब क्या है? तो आदित्य आगे आया, उसने काशवी को पीछे से पकड़कर उसके हाथों में अपने हाथ बांधकर उसके पेट पर रखते हुए उसने अपना चेहरा काशवी के कंधे पर रखा। उसने ऋषभ की तरफ देखकर धीरे से कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कब होता है? इतने नासमझ तो नहीं हो तुम। ये जो निशान तुम देख रहे हो ना, ये हमारे प्यार की निशानी है। आदित्य ने इतना कहकर काशवी के गले पर उसी जगह पर फिर से किस किया और कहा, सॉरी जान, बहुत हट किया ना मैंने तुम्हें रात में, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो काशवी घूमकर आदित्य की तरफ देखने लगी, और तुम्हारा जो मंगलसूत्र मेरी वजह से टूट गया, मैं तुम्हें नया लाकर दे दूंगा। इसके लिए इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा तो होता ही है ना। ऋषभ आदित्य के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। आदित्य ने उसकी ओर देखकर कहा, देख लिया ना, काशवी को तुम्हारे साथ नहीं जाना और अब हम अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। और तुमने क्या कहा? तुम इसे यहां से लेकर जाओगे और शादी करोगे और मैं खड़े होकर तमाशा देखूंगा, और मैं तुम्हें अपनी बीवी को तो मैं यहां से लेकर जाने दूंगा। लेकर जाना तो दूर, उसे हाथ लगाकर तो दिखाओ, फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा, कि फ्यूचर में शादी के नाम से भी तुम्हें खौफ होगा। काशवी आदित्य की बात सुनकर आश्चर्य में थी और मन में कह रही थी, कुछ देर पहले तो इन्हें रात में जो भी हुआ वो गलती लग रही थी, और अब ये वही सब ऋषभ जी के सामने कह रहे हैं, वो भी इतनी बेशर्मी से। आशी आदित्य की हरकत देखकर मुस्कुरा रही थी और रॉकेट मन में सोच रहा था, ये भाई को क्या हुआ है और यह ऋषभ को ऐसा क्या कह रहे हैं जिससे इसका चेहरा गुस्से से इतना लाल हो रहा है। खैर जो भी है, मुझे तो खुशी है कि आज पहली बार भाई की तरफ से किसी ने कुछ बोला है, कोई उनके लिए भी खड़ा होने वाला आ गया है, वरना हमेशा तो वही सबको प्रोटेक्ट करते हैं। पुष्पेंद्र ने आशी के कान में कहा, देख रही हो आशी, तुम्हारा भाई कैसी हरकतें करने लगा है, काशवी ने इसे पूरी तरीके से बदल दिया है। तो आशी ने मुस्कुराकर पुष्पेंद्र जी की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब तो यही है ना डैड, अब से ऑफिशियली मैं काशवी को काशवी भाभी बुला सकती हूँ? बुला क्या सकती हो, बुलाओ, ये तो तुम्हारा हक है, पुष्पेंद्र जी ने आशी से टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। आदित्य ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरी पत्नी ने तुमसे क्या कहा? जाओ यहाँ से और आज का एंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए खत्म, ड्रामा का टाइम ओवर, और आगे का ड्रामा तुम्हें देखना ही है तो इन तीनों को यहाँ से ले जाकर देखना। तुम भी दफा हो और इन तीनों को भी यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन हाँ, जरा मेरे सास ससुर को इज्जत के साथ सेफली उनके घर पर छोड़ देना। इस ऋषभ को तुम्हें जहां पर भी छोड़ना है तुम जानो, लेकिन अगले 1 मिनट के अंदर तुम में से कोई मुझे यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। आदित्य ने काशवी के कमर पर हाथ रखकर कहा, चले जान, वैसे भी कल रात के बाद तो तुम बहुत थक गई हो, ऊपर से सुबह सुबह का ये ड्रामा, सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। आदित्य की बात सुनकर ऋषभ आदित्य को घूर कर देख रहा था, और एक बार काशवी को आदित्य के ऐसा कहने पर काशवी थोड़ी हैरान तो थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ये देखकर ऋषभ को और भी गुस्सा आ रहा था। आदित्य ने अपने हाथ काशी के कमर से हटाकर उसे कंधे पर रखे और उसे वहां से लेकर जाने लगा कि तभी ऋषभ ने काशवी का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने पीछे पलटकर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आई। उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ अपनी हद में रहो, मेरे घर पर खड़े होकर अगर तुम मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करोगे तो मैं सच बता रहा हूं,
आए तो तुम 2 पैरों पर हो लेकिन जाओगे 6 पैरों पर। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी को परेशान करे और खासकर कि मेरे सामने कोई अनजान आदमी उसका हाथ पकड़े। इतना कहकर आदित्य ने झटके से ऋषभ का हाथ काशवी के हाथ से छुड़ाया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, लेकर जाओ इन सबको यहाँ से वरना कुछ मिनट बाद तो शायद तुम भी अपने पैरों पर यहाँ से ना जा पाओ। इंस्पेक्टर दौड़कर ऋषभ के पास आया और उसने ऋषभ से कहा, मिस्टर ऋषभ आप अपनी लिमिट में नहीं हैं और चलिए यहाँ से। काशवी जी ने कोई भी बयान आदित्य प्रताप सिंह के अगेंस्ट नहीं दिया है, इसलिए अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, चलिए यहाँ से। इंस्पेक्टर उसके बाद कैलाश जी और ममता जी के पास गया और कहा, आप दोनों भी ऐसे चलिए, मैं आप दोनों को घर छोड़ दूंगा। तो कैलाश जीने का कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल गए। इंस्पेक्टर ऋषभ को पकड़कर वहां से लेकर जाने लगे। ऋषभ ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मैं आ रहा हूं। एक बार पलटकर आदित्य की तरफ देखा। उसके ऐसा करते हैं। आदित्य उसे घूर कर देखने लगा और काशवी को अपने और करीब कर लिया। काशवी भी आदित्य की हरकत देखकर बिल्कुल हैरान थी। ऋषभ आदित्य और काशवी की तरफ देख रहा था। आदित्य ने काशवी के कंधे पर हाथ रखकर मुड़कर सीढ़ियों के ऊपर से जाने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा एक बार पलट उसने ऋषभ की तरफ देखा और मुड़कर अपने रूम की तरफ गया। आशी ने ऋषभ से कहा, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है, भाई भी अब चले गए हैं, कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है और काशवी ने भी अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है, अब जाओ यहाँ से। ऋषभ वहां से चला जाता है। आदित्य और काशवी जब आदित्य के कमरे के बाहर आए तो काशवी ने आदित्य के हाथ अपने कंधे पर से हटा दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी आदित्य ने काशवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे के अंदर लेकर गया। उसने अपने कमरा को लॉक किया। आदित्य पीछे मुड़ा और उसने काशवी से कहा, क्या करने जा रही थी तुम? अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं इसका मतलब तुम कुछ भी करोगी। तुम जा रही थी मुझे छोड़कर। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। तो काशवी ने कहा, तो क्या करती? आपने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा था आदित्य जी। एक पत्नी को कैसा लगेगा अगर उसका पति उसके साथ बिताई गई रात के अगले दिन ये कहेगा कि कल रात जो भी हुआ वो गलती थी? बताइए, उसे सुनकर मुझे यहाँ रहना चाहिए था। तो आदित्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने कल जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, उसके लिए तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। तो काशवी ने कहा, पर आप तो खुद ही मुझे खुद से दूर कर रहे थे ना, इसलिए आपने मुझे डीसीपी सर से कहकर किडनैप करवा लिया था और मुझे दूसरे शहर भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया था, तो फिर आज क्यों रोक रहे हैं? आदित्य ने कहा, जानता हूं मैंने क्या किया, लेकिन जब उस ऋषभ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा यहां से जाने के बाद वो तुमसे शादी करेगा तब मुझे कैसा लगा? मन कर रहा था कि उसे वहीं पर मार के जमीन पर गाड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। मैं वैसे भी बहुत गलती कर चुका हूं उसका खून करके। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं भले ही तुम्हें दूर करना चाहता था, लेकिन अगर कोई आदमी किसी की पत्नी को उसकी नजरों के सामने उससे दूर लेकर जाएगा तो कोई पति कैसे बर्दाश्त करेगा? तो मैं भी कैसे बर्दाश्त करता, हाँ, कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने देता, वो भी उस ऋषभ के साथ जो कभी तुम्हारे दिल में बसता था। उसकी बात सुनकर काशवी आदित्य की तरफ देखने लगी। मैं भले ही तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए खुद से अलग कर सकता हूं, लेकिन शायद मैं हार गया, आज नहीं देख पाया तुम्हें खुद से दूर जाते हुए। और फिर जब वो ऋषभ तुम्हारे आसपास होता है तो मेरा और खून खौल उठता है। आज जितनी बार उसने ये कहा कि यहां से जाने के बाद वह तुमसे शादी करेगा, उतनी बार मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया मैं ही जानता हूं। काशवी, हर हद पार करके मैंने तुम्हें हासिल किया है, बहुत मुश्किल से खुद के करीब रखा है, तो कैसे तुम्हें यहां से जाने दे सकता? अगर आज मैं तुम्हें नहीं रोकता तो क्या तुम उस ऋषभ के साथ चली जाती? काशवी, सच में क्या तुम उससे शादी कर लेती? आदित्य की बात सुनकर काशवी आदित्य की तरफ ध्यान से देखती है और आदित्य काशवी की ओर उम्मीद भरी नजरों से। काशवी 2 कदम आगे आई और उसने आदित्य का चेहरा अपने दोनों हाथ से पकड़कर कहा, आपको लगता है, इस बार जवाब आप दीजिए, क्या आपको लगता है कि मैं यहां से जाकर ऋषभ से शादी करती? शायद करती, तुम प्यार जो करती थी उससे। तो काशवी ने गुस्से से कहा, अगर प्यार करती और उनसे शादी करनी होती ना तो मैं आज उसके साथ चली जाती, रुकती नहीं। इतना कहकर काशवी गुस्से से आदित्य के बगल से जाने लगी, लेकिन आदित्य ने उसके पेट पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा और कहा, तो फिर क्यों नहीं गई? तुम क्यों रुकी? मैंने तो तुम्हें रोका क्योंकि मेरे पास वजह थी, लेकिन तुम्हारे पास ना जाने की कौन सी वजह थी? काशवी ने पूछा, आपने मुझे यहां से क्यों नहीं जाने दिया? पहले आप बताइए। बोला ना, कोई पति कैसे बर्दाश्त करेगा अपनी बीवी को किसी और के साथ जाता देख? तो काशवी ने कहा, क्या वजह सिर्फ इतनी थी आदित्य जी? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, क्योंकि नाम के लिए मैं आपकी पत्नी हूं, इसीलिए आपने मुझे नहीं जाने दिया।
कुछ देर अदित्या कुछ नहीं बोला तो काशवी अदित्या का हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगी। अदित्या ने फिर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, नहीं जाने दे सकता तुम्हें मैं खुद से दूर। सही गलत के दायरे से बाहर जाकर मैंने तुम्हें अपना बनाया है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें अपने पास रखा है, तो कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने देता बताओ। उस ऋषभ के साथ में जाने देता जिसे तुम्हारे पास देखकर ही मेरा खून खौल उठता है। जब मैं उसे शादी से पहले तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अब कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? वैसे भी खुद ही तो दूर कर रहे थे मुझे। अदित्या ने कुछ भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहली बार स्टॉप में देखा था जहां तुम बच्चों को केक दे रही थी, और तुम्हारे अंदर उनके लिए कितना अपनापन था जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं था। बस उस पल में तुम कहीं ना कहीं दिल को घर कर गई थी। फिर तुम्हारा मेरी गाड़ी के सामने आना और तुम्हारा वो भोलापन और बेझिझक होकर मुझे जवाब देना हर बार हर मुलाकात में, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। फिर तुम्हारा पार्टी में आना और मुझे उसी दिन पता चला कि ऋषभ तुम्हारा मंगेतर है। ये सुनकर ही पता नहीं मुझे कितनी गुस्सा आई थी, लेकिन गुस्सा किस चीज का था मैं तब नहीं समझता था। मैंने तुम्हारे आंखों में ऋषभ के लिए वो देखा था जो माँ की आंखों में पापा के लिए होता था। जैसे तुम ऋषभ से प्यार करती थी, माँ भी उतनी ही शिद्दत से पापा से प्यार करती थी और वो हम दोनों भाइयों से उतना ही प्यार करती थी। लेकिन फिर वह हादसा हुआ और मैंने अपने माँ पापा को खो दिया। माँ की बात कोई नहीं था मुझे प्यार करने के लिए। मैं भी चाहता था कि मुझे भी कोई ऐसे ही प्यार करे जैसा माँ मुझे करती थी। माँ के जाने के बाद मुझे वो प्यार कभी नहीं मिला। काशवी अदित्या की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मैं भले ही अंडरवर्ल्ड में आ गया, बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस करने लगा, लेकिन था तो मैं भी एक इंसान ही ना। मेरे पास सब कुछ था, प्यार करने वाले भाई बहन भी थे, लेकिन फिर भी मुझे वो प्यार चाहिए था जो सिर्फ मेरे लिए हो। एक ऐसा इंसान जिसकी फिक्र भी मेरे लिए हो, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, सेल्फलेस प्यार। ऋषभ के पास तो सब कुछ था, ना उसकी माँ थी, उसके पापा थे, उसे तो कोई और लड़की भी मिल जाती जो उससे प्यार करती, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी जो मुझे प्यार करे। इसीलिए बहुत नफरत करता हूं मैं उस ऋषभ से, क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी, शायद अब भी। काशवी, क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती जैसे तुम शायद उस ऋषभ से करती? क्या तुम सिर्फ एक बार इस जबरदस्ती की शादी को भुलाकर इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकती? जानता हूं कल जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद शायद मैं तुम्हारी नजरों में गिर चुका हूं, लेकिन काशवी मैं कभी तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, ना कभी आता। इसीलिए मैंने शादी के बाद भी तुम्हें कभी इस कमरे में नहीं रखा ताकि तुम कंफर्टेबल फील करो। आई एम सॉरी काशवी, सॉरी फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर आई डिड विद यू। काशवी ने अब अदित्या का हाथ अपने पेट से हटा दिए और उसकी तरफ मुड़ती है। अदित्या की आंखें इस वक्त लाल थी और चेहरा भी झुका हुआ था। काशवी ने अपनी दोनों हथेलियों उसकी गालों पर रखी और उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और कहा, सब कुछ कह दिया आपने, लेकिन फिर भी आपने वो नहीं कहा जो शायद आप फील करते हैं। एक बात बोलूं अदित्या जी, आप मुझे रोकते या ना रोकते, मैं फिर भी कभी ऋषभ जी से शादी नहीं करती, क्योंकि मैं आपके साथ इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी के साथ हूं। और आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं गई? आपने एक बार मुझसे पूछा था ना कि अगर मेरे माँ पापा ने ऋषभ जी को ना चुनकर आपको मेरे लिए चुना होता तो क्या मैं आपको अपनाती? तो जवाब आज आपके सामने है। ऋषभ जी को मेरे माँ बाप ने चुना था, लेकिन मैंने आज आपको अपने लिए चुना है, अपनी मर्जी से, माँ पापा की मर्जी से नहीं। आज उनके साथ ना जाकर आपके साथ रहने का फैसला किया है, क्योंकि आज मैंने आपको चुना है, किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से। उसकी बात सुनकर अदित्या काशवी को बहुत गौर से देखने लगा। इतना कहकर काशवी पीछे मुड़कर जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वापस लौटी। वो अदित्या के पास वापस आए। उसने अदित्या के गालों पर अपने हाथ रखे और अदित्या को सर झुकाकर उसके के माथे को चूमा और कहा, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए आप खुद को गिल्टी मत समझे, हम हस्बैंड वाइफ है ना? और मुझे कल रात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि कल रात मैं उस इंसान के साथ थी जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिसे मैं जिंदगी भर अब अपने पास देखना चाहती हूँ, किसके साथ मैं जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। आपके साथ अदित्या जी। काशवी अपने पंजे के बल खड़ी हुई और उसने अदित्या के लिप्स पर हल्के से किस किया और पीछे हटकर कहा, क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ या नाराज हूँ? क्या ये काफी नहीं है आपको आपका जवाब देने के लिए कि मैं हमेशा आपके पास हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा रही? लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि अब आप कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे, कि मेरी खुशी अब आपसे दूर जाने में नहीं है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। इतना कहकर काशवी वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाती है। अदित्या अभी भी काशवी की कहीं बातें सोच रहा था।
और उसने अपने होठों पर हाथ रखकर कहा, क्यों वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती अब, और वो मुझसे कल की बात के लिए गुस्सा भी नहीं है, और मैं सुबह से परेशान हूँ कि मैं उसे फेस कैसे करूँगा। लेकिन मेरी मुश्किल तो उसने ही हल कर दी। क्या सच में वो मेरे साथ रहना चाहती है अब? वो नहीं जाएगी। आदित्य बस यही सब सोच रहा था। आदित्य अपने कमरे में काशवी की कही बातों को सोच रहा था। तभी उसे आशी की आवाज आती है, भैया मैं अंदर आ जाऊं? आदित्य पीछे मुड़ा और उसने आशी से कहा, पागल है क्या, इजाजत मांग रही है? आजा। आशी अंदर आती है और आदित्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आदित्य ने उससे पूछा, बोल क्या बात है? आशी ने कहा, भैया आई एम सॉरी, इतने दिन से मैं आपसे ढंग से बात नहीं कर रही थी, आपसे गुस्सा थी। आई एम सॉरी। आदित्य ने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो गलत था और तू बेवजह मुझसे गुस्सा नहीं थी। वजह थी तेरे पास मुझसे गुस्सा होने की, तो आशी ने कहा जानती हूं, लेकिन जिंदगी में पहली बार आप अपने लिए सेल्फिश हुए थे। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी और रेहान भैया की सारी विशेष पूरी की है। हमें हर वो चीज लाकर दी जो हमें चाहिए होती थी, भले ही वो हम आपसे कहे या ना कहे, लेकिन आप जान जाते थे। आज तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, जिंदगी में पहली बार आपने अपने लिए कुछ किया, उसमें भी मैं आपसे गुस्सा हो गई। लेकिन क्या करूं भैया, हूं तो मैं भी एक लड़की ना दूसरी लड़की के साथ ऐसा होते देखकर बस मैं नहीं देख पाई वो सब। तो आदित्य ने कहा, बस कर, तुझे मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इतने दिन बाद तू मुझसे बोल रही है, यही मेरे लिए काफी है। तुझे पता है पिछले कितने दिन से मैं तरस रहा था कि कब मेरी छोटी बहन मुझसे बात करेगी। आशी आदित्य के गले से लग गई और कहा, सॉरी भैया, आज के बाद मैं कभी आपसे गुस्सा नहीं होंगी, और कभी गुस्सा हो गई ना तो कान पकड़कर मुझे डांट लीजिएगा, और चाहे तो 2 थप्पड़ भी मार लीजिएगा। मैं जानती हूँ इतने दिन में आप कितने हट हुए मेरे ऐसे बिहेवियर से। आदित्य ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है आशी, और हाँ ज्यादा मत सोच, तूने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। भाई वैसे एक बात पूछूं? बोल आदित्य। आशी ने कहा, आज जो मैंने आपका जी रूप देखा है ना, वो रूप देखकर तो मैं एकदम शोक हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप थे। सुबह काशवी के आने के बाद आपका एक नया रूप देखने को मिला, और आप इतनी स्वीट स्वीट से हरकतें करने लगे, वरना हमेशा तो खड़ूस वाली हरकतें बंदा देखकर ही डर से मर जाए आपको। लेकिन मैं आपकी क्यूटनेस को देखकर मर गई। मैं सच कह रही हूँ भाई, मैं अब आपके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आपकी जिंदगी अधूरी थी। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने काशवी को बताया जो आप उसके लिए फील करते हैं? तो आदित्य ने कहा, क्या क्या बताना है मुझे उसे? तो आशी ने अपने सर पीट लिया और कहा, शायद उतना भी नहीं बदला काशवी ने आपको। आशी मन में सोच रही थी, भाई ने इतना सब कुछ किया काशवी को पाने के लिए, लेकिन अभी भी अपनी फीलिंग तो उसको बताई ही नहीं। कितने अजीब है ये हर चीज उसके लिए करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं अभी इनको ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरा छोटी बहन होने का फिर क्या ही मतलब, अगर मैं अपने भाई को उनकी फीलिंग्स का एहसास ना दिलाऊं, मैं अपने भाई भाभी को करीब ना लाऊं और दोनों को एक दूसरे की फीलिंग का एहसास करा दूं, मैं शांति से नहीं बैठने वाली। अगर भैया से इतने दिन से गुस्सा रहकर मैंने गलती की है ना, तो शायद इस तरीके से मैं अपनी गलती सुधार लूं। आशी ने कहा, ठीक है भैया मैं चलती हूँ, वैसे भी एग्जाम्स होने वाले हैं और मैंने ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। आदित्य ने कहा, ठीक है जाओ। आशी जाने के बाद आदित्य अपने काम के लिए निकल गया। काशवी जब आदित्य के कमरे में गई तो आदित्य कमरे में नहीं था। आज काशवी किचन में बहुत देर से काम कर रही थी और सारे सर्वेंट्स उसकी हेल्प कर रहे थे। आशी जब किचन में पहुंची तो देखा कि काशवी ने अपने बालों में बन बनाया हुआ है और अपनी साड़ी को कमर में बांधा हुआ है। आशी काशवी के पास गई और कहा, काशवी कब से तुम किचन में ही हो, क्या कर रही हो? इतनी देर से घर में इतने सर्वेंट्स हैं, लेकिन तुम्हें तो खुद ही खाना बनाना है, और तुम ऐसे कौन से 56 भोग बना रही हो कि 3 घंटे हो गए लेकिन तुम किचन से बाहर ही नहीं आई। तभी काशवी ने अपनी लेफ्ट साइड देखा जहां पर तरह तरह की चीजें बनी हुई रखी थी। आशी ने चौंकते हुए कहा, ये क्या है? आज हमारे घर में क्या पार्टी है? तुमने क्या किसी को खाने में बुलाया है? तो काशवी ने कहा, नहीं तो ये सब घर वालों के खाने के लिए है। तो आशी ने कहा, हम इतना सारा खाना खाएंगे क्या? जलेबी, कचौरी, पालक पनीर, शाही पनीर, पुलाव, पंचमेल सब्जी, मालपुआ, रसगुल्ले, भिंडी की सब्जी, रायता और भी क्या बनाना बाकी रह गया है? तो काशवी ने कहा, वो क्या है ना, मुझे तो पता नहीं है कि तुम्हारे भैया को क्या पसंद है, और तुमने भी कहा कि तुम्हें नहीं पता, इसीलिए मैंने ज्यादातर सारी चीजें बनाई, इनमें से जो कुछ भी उन्हें पसंद होगा वो खा लेंगे, इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें बनाई है। तो आशी ने उसे चढ़ाते हुए कहा, ओहो, इसका मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब भैया के लिए है।
तो काशवी ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम सबके लिए भी है। वो इतना सारा खाना अकेले थोड़ी नहीं खाएंगे। आज काशवी के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। क्या बात है काशवी, मैं सुबह से देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर आज एक अलग ही नूर है, और आज तो तुम खुश भी बहुत लग रही हो। तो काशवी ने मन में कहा, खुश तो मैं हूँ, आखिर आज आदित्य जी ने हमारी शादी का सच जो बताया कि उन्होंने ये शादी कोई बदला लेने के लिए नहीं की, सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए की थी। काशवी ने आशी से कहा, खुश होने के लिए रीजन की जरूरत होती है क्या? बस मैंने ऐसे ही बनाया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी एक सर्वेंट ने आकर बताया, काशवी मैम आदित्य सर आ गए हैं, तो का सोने का ही सारा खाना अब टेबल पर लगा दीजिए जाकर के, और काका और रिहान रूम में होंगे, उनको भी बुला लीजिए। सर्वेंट उसकी बात सुनकर चला गया। सब डाइनिंग टेबल में बैठते हैं। काशवी ने रॉकेट से कहा, रॉकेट भैया आप भी बैठिए ना। रॉकेट ने कहा, मैं कैसे? तो आदित्य ने कहा, रॉकेट बैठो। आदित्य का ऑर्डर सुन के रॉकेट भी बैठ जाता है। उसने डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी डिशेज देखी तो बोल पड़ा, आज कुछ स्पेशल है क्या? पुष्पेंद्र ने भी कहा, इतनी तरह के व्यंजन इतना सब बाहर से मंगाने की क्या जरूरत थी? तो आशी ने कहा, नहीं नहीं डैड, ये सब काशवी ने बनाया है हम सबके लिए, स्पेशली किसी स्पेशल पसंद के लिए। ऐसा कहते वक्त उसने अपना सर आदित्य की तरफ घुमा लिया। तो सब उसकी बात समझ गए। आदित्य भी समझ गया और मन में सोचा, इसने इतना सब मेरे लिए बनाया है, लेकिन इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी, खामखा में थक गई होगी। सर्वेंट ने सबकी प्लेट में खाना सर्व किया। काशवी सिर्फ आदित्य की तरफ देख रही थी कि वो कुछ कहे। आशी भी आदित्य की तरफ देख रही थी, लेकिन उसको कुछ ना कहता पाकर उसने मन में कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता, ना अपनी फीलिंग्स बयां कर सकते हैं और ना खाने की तारीफ कर सकते हैं, क्या करूं मैं इनका? आदित्य टेढ़ी नजरों से बार बार काशवी की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था, ये खाने के लिए नहीं बैठेगी क्या? इतनी देर से खाना बना रही है, अभी भी खड़ी हुई है। आशी ने देखा कि कैसे आदित्य बार बार काशवी की ओर देख रहा है। काशवी को समझ में तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने काशवी को बैठने के लिए नहीं कहा। बहुत देर जब काशवी नहीं बैठी तो आदित्य ने खुद ही कहा, तुम क्यों नहीं बैठ रही हो? खाने के लिए के मुहूर्त निकालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर काशवी उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई। काशवी ने अपनी प्लेट पर थोड़ा खाना रखा था, क्योंकि उसका सब खाना बनाकर ही मन भर गया था। आदित्य ने जब ये देखा तो उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें खाने से क्या प्रॉब्लम है? खाना खाने को कहा है, फॉर्मेलिटी करने को नहीं। आदित्य ने उसके प्लेट पर और खाना रखा। काशवी ने आदित्य से कहा, आदित्य जी मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आदित्य ने एक निवाला तोड़ा और जबरदस्ती उसको खिलाया। उस वक्त आदित्य अपना खाना भी नहीं खा रहा था। सब ये देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आदित्य किस तरीके से काशवी को खाना खिला रहा है। काशवी ने जब ये देखा तो कहा, आप खुद भी तो खाना नहीं खा रहे हैं। आदित्य ने कहा, खा लूंगा मैं, तुम पहले खाना खाओ। काशवी ने थोड़ा खाना खाया और कहा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। तो आदित्य ने भी रहने दिया। उसके बाद आदित्य ने अपना खाना खाया और सब अपने अपने रूम में आ गए। काशवी जब अपने कमरे में पहुंची तो मन में सोच रही थी, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने खाने की तारीफ नहीं की। कम से कम कुछ तो बोल ही सकते थे ना। खाना नहीं अच्छा लगा तो वही बोल देते। आदित्य अपने रूम में गया। उसको अपने रूम में खाली खाली सा लग रहा था और वो मन में सोच रहा था, ये काशवी अभी तक आई क्यों नहीं? आदित्य ने बहुत देर तक काशवी का इंतजार किया। जब काशवी कमरे में नहीं आए तो आदित्य उसके कमरे की ओर चला गया। आदित्य जब उसके कमरे में पहुंचा तो देखा कि काशवी अपने बेड पर सो रही थी। आदित्य ने मन में कहा, ये यहाँ क्यों सो रही है? आदित्य काशवी के पास गया और उसे नींद में ही अपनी गोद में उठा लिया, जिससे काशवी की नींद खुल गई। काशवी ने आदित्य से कहा, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने कमरे में ले गया। आदित्य ने जाकर उसे अपने बेड पर लिटाया और कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदित्य घूमकर अपनी जगह पर जाकर लेट गया। काशवी उठकर बैठी हुई थी तो आदित्य ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? कहा ना शांति से सो जाओ, वैसे भी सारा टाइम काम ही करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? काशवी ने कहा, मैं यहाँ पर कैसे सो सकती हूँ? तो आदित्य ने कहा, यहाँ पर ना सोने की तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है। जिस चीज के लिए हम अलग थे अब तो वो वजह भी नहीं रही, और अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो कब तक अलग अलग रहेंगे? उसकी बात सुनकर काशवी उसको बहुत ध्यान से देखने लगी तो आदित्य ने कहा, अब सोगी भी? तो काशवी लेट गई। कुछ देर में आदित्य भी सो गया, लेकिन काशवी को अब नींद नहीं आ रही थी। काशवी आदित्य की तरफ घूमी। आदित्य का चेहरा इस वक्त काशवी की ओर था।
अदित्या ने अपना हाथ काशवी के ऊपर रख दिया। काशवी अदित्या के हाथ को देख रही थी और फिर अदित्या की तरफ जी बहुत सुकून की नींद सो रहा था। काशवी ने उसके बालों पर हाथ फेरे और धीरे से कहा, आपकी जिंदगी में जितनी तकलीफ थी ना अदित्या जी, अब वो नहीं रहेंगी। आपकी जिंदगी में जो खालीपन था ना, अब नहीं रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अपने आपके पास थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। ये सोचते सोचते ही काशवी नींद के आगोश में चली गई। अदित्या की जब सुबह नींद खुली तो उसके सामने काशवी का चेहरा था। अदित्या ने काशवी के गालों पर हाथ रखे। वो काशवी को ध्यान से देखने लगा। काशवी की भी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अदित्या ने उसके गाल उसे अपने हाथ से हटा दिए। काशवी की जब आंखें खुली तो उसके सामने अदित्या का चेहरा था। काशवी तुरंत उठकर बैठ गई और अदित्या भी उठकर बैठ गया। काशवी बेड से उठकर खड़ी हुई और आगे बढ़कर जाने लगे तो अदित्या ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? काशवी अदित्या की तरफ पलटी और कहा, अपने कमरे में जा रही हूँ। तो अदित्या ने कहा, से तुम यहीं रहोगी इसी कमरे में? मैं अभी सर्वेंट से कहकर तुम्हारे सारा सामान यहीं पर शिफ्ट करा देता हूँ। अदित्या बेड से उठा और काशवी के पास आया। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, कल खाना बहुत टेस्टी बना था। बहुत दिन बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया था, थैंक यू। प्लीज हो सके तो दोबारा जरूर बनाना। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया और काशवी अदित्या की बात सोचकर मुस्कुरा रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।